हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पौधों में वृद्धि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जब नया प्लांट डेवलप होता है सीड से, तो सीड से जब नया प्लांट डेवलप होता है उसमें जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम प्राथमिक वृद्धि यानी कि प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और ये प्राइमरी ग्रोथ मुख्यतः लंबाई में ज़्यादा होती है, चौड़ाई में कम होती है। प्राइमरी ग्रोथ मुख्यतः शीर्षस्थ विभज्योतक से होती है यानी कि एपिकल मेरिस्टेम से होती है, जो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पर प्रेजेंट होता है। लेकिन द्विबीजपत्री स्टेम्स में, तनों में, और द्विबीजपत्री जड़ों में, जिम्नोस्पर्म्स की जड़ों में, जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम्स में भी एक विशेष प्रकार की वृद्धि होती है, जिसमें तना और जड़ मोटाई में यानी कि सर्कमफेरेंस में यानी कि चौड़ाई में बढ़ते हैं। और उसकी ये वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है, क्योंकि एक बार वृद्धि पहले हो चुकी होती है जिसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अब जो वृद्धि होती है गिर्थ में, चौड़ाई में, हम इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल टिश्यू होते हैं वो तीन होते हैं। पार्श्वीय यानी कि लैटरल मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम, और कॉक कैम्बियम या काकजन। काकजन यानी कॉक कैम्बियम, संवहन कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बीजपत्री जड़ तथा तनों में सामान्यतः द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे यक्का, ड्रोसेरा और एलोए में और आदि कुछ प्लांट्स में विशेष प्रकार की द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसे हम एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि असामान्य द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। द्विबीजपत्री जड़ तथा मूल में और जिम्नोस्पर्म्स की जड़ तथा मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है। जो द्वितीयक वृद्धि है उसके पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो द्वितीयक वृद्धि करने वाले टिश्यूज़ होते हैं वो द्वितीयक होते हैं, लेकिन कभी कभी वो प्राथमिक भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन प्राइमरी होता है। तो सबसे पहले जो प्लांट की जब वृद्धि होती है तो जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन। और जब सुई के सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तो कुछ जो स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है उनमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और अब इनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं, क्योंकि अब इनमें पुनः विभाजन की क्षमता आई है। और ये जो द्वितीयक विभाजन, द्वितीयक जो स्थायी ऊतक बने हैं, द्वितीयक विभज्योतक जो बने हैं, इसके बनने को बोलते हैं हम डी डिफरेंशिएशन। और अब ये द्वितीयक विभज्योतक ऊतक अब विभाजित होकर द्वितीयक स्थायी ऊतक यानी कि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ अब हम जो पढ़नी है मुख्यतः द्विबीजपत्री तने में पढ़नी है और द्विबीजपत्री मूल में पढ़नी है। द्विबीजपत्री तने में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो दो रीजन्स में होती है, एक स्टीलर भाग में और एक एक्स्ट्रा स्टीलर यानी कि बाह्य स्टीलर भाग में। स्टील भाग क्या होता है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम और जाइलम फ्लोएम युक्त संवहन मंडल और उसके आसपास का जो भाग होता है, पेरिसाइकिल आदि, उस पार्ट को हम स्टील कहते हैं। और जो स्टील से बाहर कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है उसको हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोलते हैं। तो जो स्टीलर भाग होता है उसमें संवहन कैम्बियम से द्वितीयक वृद्धि होती है, जबकि एक्स्ट्रा स्टीलर भाग में कॉक कैम्बियम से द्वितीयक वृद्धि होती है। तो स्टीलर भाग में संवहन कैम्बियम वो कैम्बियम होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, द्वितीयक वृद्धि करता है, जबकि एक्स्ट्रा स्टीलर भाग में कॉक कैम्बियम वो कैम्बियम होता है जो
एक्स्ट्रा सेलुलर भाग में द्वितीयक वृद्धि करता है। कॉक कैम्बियम को काकजन भी बोलते हैं और इसका विकास प्रायः बलकुट से यानी कि कॉर्टेक्स से होता है। पहले हम स्टीलर भाग में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे और बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर भाग में। जो स्टीलर भाग में जो कैम्बियम बनता है वो पार्शली यानी कि आंशिक रूप से प्राथमिक यानी कि प्राइमरी होता है और आंशिक रूप से वो सेकेंडरी होता है। अब हम देखेंगे कि जो स्टैम होते हैं उन स्टैम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल यानी कि संयुक्त कोलेट्रल और ओपन होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में उसमें कैम्बियम उपस्थित होती है। और जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम प्रेजेंट है इसे संवहन कैम्बियम बोलते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि अंतःपूलीय कैम्बियम यानी कि पूल के अंदर है ये अंतः। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के समय कि जो इस संवहन पूलों के आसपास की सेल्स होती हैं वो भी विभाजन की क्षमता उत्पन्न करने वाली हो जाती हैं और जो ये सेल्स बनती हैं यहाँ पर वो जो कैम्बियम बनता है इसको हम बोलते हैं अंतरापूलीय कैम्बियम। अंतरा का मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मतलब इंटर माने बीच में। तो जो वेस्कुलर बंडल्स के संवहन पूल के बीच में जो कैम्बियम विकसित होता है वो क्या कहलाता है इंटरफेसिकुलर, और ये द्वितीयक होता है यानी कि ये सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, जो स्थायी उत्तकों से बना होता है। लेकिन जो ये वाला है अंदर वाला ये प्राइमरी होता है। ये प्राथमिक कैम्बियम है क्योंकि इसका विकास प्रारंभ में हुआ था और ये बरकरार रहता है इसमें। तो अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसे हम खाली फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल देते हैं, दोनों मिलकर एक रिंग बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग या कैम्बियल रिंग, और इसे हिंदी में कैम्बियम छल्ला कहते हैं, वलय भी कह सकते हैं। तो कैम्बियम छल्ला बन जाता है। अब जो कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं उनका विभाजन थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का होता है, विशिष्ट टाइप का होता है। अब उनका जो विभाजन होता है उसमें जो एक सेल कैम्बियम सेल होती है वो फॉर एग्जांपल ये कैम्बियल सेल है, तो ये डिवाइड जब होगी तो दो सेल्स बनाएगी। इनमें से एक सेल कैम्बियम की भांति ही काम करने लगेगी, अर्थात उसमें विभाजन की क्षमता बरकरार होगी, और दूसरा जो सेल होगी वो जाइलम में अथवा फ्लोएम में मॉडिफाइड हो जाती है, रूपांतरित होती है, अंदर की तरफ होती है तो वो जाइलम की तरफ होती है, और फिर ये दोबारा से डिवाइड होगी। अगर कैम्बियम सेल फॉर एग्जांपल अब ये डिवाइड ऐसे हुई तो अब यहां पर जो ये बनाएगी वो फ्लोएम बनाएगी, फिर ये डिवाइड होगा, एक सेल और बनी। तो यही प्रोसेस इसमें लगातार चलता रहता है कि जो कैम्बियम की एक सेल जब विभाजित होती है तो विभाजित होने के बाद जब वो दो सेल बनाएगी, उन दो सेल्स में से एक सेल तो विभाजन योग्य रह जाएगी, अर्थात उसमें लगातार विभाजन होता रहेगा, वो कैम्बियम की तरह ही काम करेगी, अर्थात वो विभज्योतक बनी रहेगी। और जो दूसरी सेल्स होगी वो या तो जाइलम में रूपांतरित हो जाएगी या फ्लोएम में रूपांतरित हो जाएगी, यानी कि वो परमानेंट टिश्यूज में रूपांतरित हो जाएगी। और इस प्रकार से जो जाइलम बनेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम, और इस प्रकार से जो फ्लोएम बनेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। तो कैम्बियम की इसी एक्टिविटी के कारण जाइलम और फ्लोएम लगातार बनते रहते हैं। अब जो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ने मिलकर जो कैम्बियम रिंग बनाई है, अब ये कैम्बियम रिंग जो होगी जब विभाजित हो रही होगी तो इसकी जो सेल्स है, अब ये कैम्बियम रिंग अगर ऐसे है तो इसकी जो सेल्स है, अब ये सेल्स ऐसे है कैम्बियम की, तो कैम्बियम की जब सेल विभाजित होगी तो विभाजित होकर ये अंदर की तरफ जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगी।
तो ये जाइलम में मॉडिफाइड हो गई और ये फ्लोएम में मॉडिफाइड होगी। तो यही प्रोसेस इसमें चलता है कि ये लगातार विभाजित होती है, 1 से 2 सेल बनते हैं, उन 2 में से एक कैम्बियम की तरह ही काम करती जाती है और एक जो होती है जाइलम में या फ्लोएम में मॉडिफाइड होती है। जाइलम में मॉडिफाइड होने वाली जो सेल्स होती है वो केंद्र की तरफ होती है और जो बाहर की तरफ होती है वो फ्लोएम सेल्स होती हैं। सामान्यतः जो कैम्बियम की जो एक्टिविटी है, कैम्बियम की जो ये क्रियाविधि है, वो सेंटर की तरफ ज़्यादा होती है, केंद्र की तरफ ज़्यादा होती है, वो लगभग 10 गुना ज़्यादा होती है। और ये 10 गुना ज़्यादा होने के बाद जो अंदर की तरफ टिश्यू बनता है वो होता है जाइलम। तो जाइलम का जो निर्माण होता है वो ज़्यादा होता है, फ्लोएम का जो निर्माण होता है वो कम होता है। और इस प्रकार बनने वाले जाइलम और फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम, यानी कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब चूंकि इसकी एक्टिविटी अंदर की तरफ ज़्यादा हो रही है तो इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है। और इनके बनने से लगातार प्राथमिक और सेकेंडरी, प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम पर प्रेशर पड़ता है, वो धीमे धीमे क्रश होते हैं, यानी कि वो खत्म होते जाते हैं। लेकिन फिर भी सेंटर में सेकेंडरी जाइलम के बनने के बावजूद भी प्राइमरी जाइलम जो था अब भी थोड़ा सा अमाउंट में शेष रह जाता है, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम पूर्णतः क्रश हो जाता है। अब यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है कि हर साल सेकेंडरी ग्रोथ इसी प्रकार से होती है और उसमें हर साल एक कैम्बियल रिंग बनती है और वो अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करते रहते हैं। अब जो इसमें वुड बनती है, वुड का मतलब कांच का मतलब यहाँ पर हम सेकेंडरी जाइलम के लिए लगाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर 2 प्रकार की कास्ट बनती है जब स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक तो बोलते हैं बसंत दारू यानी कि स्प्रिंग वुड, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड, और इसको बोलते हैं ऑटम, इसको लेट वुड भी बोलते हैं, इसको अर्ली वुड भी बोलते हैं। तो जो कैम्बियम की क्रियाविधि होती है वो सीजनल चेंजेस के कारण बदलती रहती है, अर्थात जब ऋतुओं में परिवर्तन होता है तो कैम्बियम की जो गतिविधि होती है, क्रियाविधि होती है, वो भी चेंज होती है। बसंत में अधिकांश फल, अधिकांश लीव्स, अधिकांश फ्लावर एटसेट्रा डेवलप होते हैं, अर्थात प्लांट में ग्रोथ अधिक होती है। और उस अधिक ग्रोथ को संभालने के लिए या उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो बसंत ऋतु में जो वुड बनती है अर्थात सेकेंडरी जाइलम बनता है वो चौड़ी वेसल्स वाला बनता है। और ऐसी वुड क्या कहलाती है? बसंत दारू, यानी कि बसंत वुड, यानी कि बसंत दारू या स्प्रिंग वुड कहलाती है। इसे अग्र दारू भी बोलते हैं क्योंकि स्प्रिंग के बाद ऑटम आता है। और जो ये बसंत में बनने वाली चौड़ी वेसल वाली वुड होती है इसे हम बसंत दारू या अग्र दारू बोलते हैं, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड बोलते हैं। तो ये जो स्प्रिंग वुड होती है उसका रंग हल्का होता है और घनत्व भी इसका कम होता है। जो सर्दियों में ग्रोथ ना के बराबर होती है, कैलोज का डिपोजिशन होने लगता है फ्लोएम में, इसीलिए सर्दियों में जो वेसल्स बनती हैं उनको नैरो ल्यूमेन वाली होती है अर्थात संकरी वेसल होती हैं। और ऐसी जो वेसल्स वाली जो वुड होती है, दारू होती है, उसका रंग गहरा व घनत्व भी अधिक होता है। इसे हम शरद दारू या पश्च दारू कहते हैं। और ये दोनों जो प्रकार की जो वुड बनी है यानी कि स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये दोनों ही एकांतर सकेंद्रीय वलय के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात जब इनका विकास हो रहा होगा तो इनमें जो विकास होगा तो वो अलग अलग लेयर के रूप में होता है। तो जो चौड़ी वेसल्स वाला होगा वो स्प्रिंग वुड होगा और जो पतली वेसल वाला होगा वो लेट वुड या शरद दारू होता है। तो दोनों अलग अलग रिंग के रूप में होती है और एक वर्ष में बनने वाली स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग बनते हैं, क्योंकि एक साल में एक रिंग स्प्रिंग वुड की और एक वुड जो होती है वो ऑटम वुड की बनती है। दोनों मिलाकर क्या कहलाती हैं? अब एनुअल रिंग यानी कि वार्षिक वलय कहलाते हैं। अब इसके बाद हम जो
पढ़ने जा रहे हैं अब वो एक्स्ट्रासेल्युलर भाग में, तो कॉक कैम्बियम का विकास एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन में होता है, जो वहां पर उपस्थित सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अंदर की तरफ जब स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बाहर वाले टिश्यूज पर प्रेशर पड़ने लगता है, वो बाहर की तरफ होते हैं और वो नष्ट होने लगते हैं, तो उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए अब नए सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं जो सेकेंडरी टिश्यूज कहलाते हैं, सेकेंडरी उनका ओरिजिन होता है। तो वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए एक कैम्बियम का विकास होता है जिसे हम कॉक कैम्बियम बोलते हैं, और कॉक कैम्बियम जिसे कागजन बोलते हैं। कॉक कैम्बियम का जो विकास होता है वो बलकुट से होता है, यानी कि कॉर्टेक्स से होता है। अब कॉक कैम्बियम जो सेल होती है वो दो तरह की सेल्स बनाता है। अब ये कॉक कैम्बियम की सेल है, तो ये कॉक कैम्बियम बाहर की तरफ डेड सुबेराइज्ड सेल बनाता है और अंदर की तरफ सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स बनाता है। जो नीचे की तरफ सेल बनती है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि द्वितीयक बलकुट में रूपांतरित होती है, जबकि जो बाहर की तरफ सेल्स बनती है डेड होती हैं, सुबेराइज्ड होती हैं, मजबूत होती हैं, वो सेल्स कॉक सेल्स कहलाती हैं। दो जगह विशेष रूप से कॉक क्या नाम है सुबेरिन डिपॉजिट मिलता है, एक एंडोडर्मल सेल्स में, एंडोडर्मिस की को सेल्स में यानी कि अंतस्त्वचा में, और दूसरा कॉक की सेल्स के अंदर जो कॉक कैम्बियम से बनती है उसके अंदर भी सुबेरिन डिपॉजिट होता है। तो जो ये तीनों अब होगा क्या कि अगर ये एक लेयर है किसकी, कॉक कैम्बियम की, तो ये बाहर की तरफ जो सेल्स बनाएगी वो कैसे बनाएगी, कॉक सेल्स बनाएगी, और अंदर की तरफ जो सेल्स बनाएगी वो कैसे बनाएगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाली सेल बनाएगी। तो अब ये इस तरह से तीन लेयर्स बन जाती हैं, बाहर की तरफ कॉक वाली लेयर, ये नीचे वाली सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाली लेयर, और इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली सामूहिक रूप से हम बोलते हैं परिचर्म यानी कि पेरिडर्म। यानी कि परिचर्म। अब जो कॉक कैम्बियम की क्रियाशीलता है उसके कारण जो बलकुट और बाह्य त्वचा होती है उस पर दबाव पड़ने लगता है। लगातार दबाव पड़ने से इसकी जो परत की जो सेल्स होती है वो मरने लगती है, वो लेयर जो होती है वो मृत होने लगती हैं, और क्रियाशील कॉक कैम्बियम के बाहर की सभी मृत सेल को हम छाल वल्क यानी कि बार्क कहते हैं। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, और बार्क का मतलब है कि जो कॉक कैम्बियम है उससे बाहर की जो सभी सेल्स होती हैं जिन पर प्रेशर लगकर वो मृत हो जाती है वो छाल वल्क यानी कि बार्क कहलाती हैं। इसके साथ साथ हमें एक वर्ड मतलब एक टॉपिक और पता होना चाहिए, वातरंध्र और कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू, पूरक ऊतक, कि जब ये कॉक कैम्बियम डिवाइड हो रहा होता है तो ये कुछ विशेष पैरेन्काइमा सेल्स भी बनाती हैं जो कॉक सेल्स की जगह बनती हैं, और वो जो टिश्यू बनती है, लगातार सेल बन रही है, उसको हम पूरक ऊतक या कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू बोलते हैं, जिससे बाहर वाली बाह्य त्वचा आदि पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के कारण अब वहाँ पर अनेक छिद्र बन जाते हैं, और इन छिद्रों को हम वातरंध्र कहते हैं यानी कि लेंटिसेल्स कहते हैं। यानी कि जो कॉक कैम्बियम की क्रियाशीलता है उसमें कुछ सेल्स विशेष प्रकार से बनाती है कॉक कैम्बियम की सेल्स, जो कॉक के स्थान पर बनाती हैं, जो लिविंग होती हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, मृदूतक सेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू यानी कि पूरक ऊतक बोलते हैं। और पूरक ऊतक के बनने से बाह्य त्वचा आदि पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो रप्चर होने लगती है, फटने लगती है, और जिससे वहाँ पर लेंस के आकार के छिद्र बनने लगते हैं, और इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स या वातरंध्र कहते हैं। और वातरंध्र का प्रमुख कार्य है आंतरिक भागों में और बाह्य भागों से, यानी कि बाह्य वातावरण और आंतरिक भागों के लिए गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसीय विनिमय करना होता है, अर्थात O2 CO2 को अंदर बाहर करने में हेल्प करना होता है। अब जो इसके साथ साथ हमें डाइकोट रूट की जो मूल की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में पढ़ना है।
डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो लगभग समान होती है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें ये होता है कि जो डाइकोट रूट में जो कैम्बियम बनता है वो ओरिजिन में पूर्णतः द्वितीयक होता है, अर्थात वहां पर प्राथमिक कैम्बियम नहीं होता। जिस कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, उसका ओरिजिन सेकेंडरी होता है, अर्थात वो जो प्राथमिक विभजोतक से ऊतक बनते हैं, स्थायी ऊतक बनते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब कुछ जो प्राइमरी स्थायी ऊतक है उनमें विभाजन की क्षमता आ जाती है, तो आने के बाद अब उसके अंदर वो विभाजन की क्षमता आने के बाद अब वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाता है। और वो सेकेंडरी ओरिजिन वाला जो मेरिस्टेम होता है वो रूट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, रूट की जो ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो उसके कारण होती है। जो संवहन कैम्बियम यहाँ पर जो बन रहा है वो पूर्णतः क्या होता है कि वो द्वितीयक होता है और उसका जो विकास होता है तो सेकेंडरी जो होता है तो वहां पर जो फ्लोएम बंडल के ठीक नीचे, अब रूट में क्या होता है कि रूट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं, और रेडियल का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लगे हुए होते हैं। ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। तो वहां पर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लगे होते हैं, अलग अलग त्रिज्याओं पे लगे रहते हैं और वो एकांतर क्रम में लगे होते हैं, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। अब यहां पर जो जाइलम और फ्लोएम है तो अब जो सेकेंडरी ग्रोथ का जो फॉर्मेशन के लिए जो सेकेंडरी कैम्बियम बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लोएम बंडल के ठीक नीचे यहां पर जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है, पेरिसाइकिल का जो कुछ भाग होता है उससे, और जो जाइलम के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है थोड़ा सा पार्ट, उनसे दो तक, यानी कि वो दो जगह से विकसित होता है। एक तो फ्लोएम के ठीक नीचे और जाइलम के ठीक ऊपर जो उपस्थित सेल्स होती हैं वो अब वेस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं, कैम्बियम का निर्माण करते हैं। और शुरू में ये एक लहरदार रिंग के रूप में नजर आता है, और लहरदार रिंग होने के बाद अब वो आगे की तरफ जो होती है वो वृत्ताकार हो जाता है। पहले वो एक लहरदार रूप में होता है और फिर बाद में वो एक वृत्ताकार हो जाता है, वृत्त के रूप में हो जाता है, और बाकी आगे की जो घटनाएं होती हैं वो सभी समान होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो द्विबीजपत्री स्टेम में होती है सेम होती है, बस शुरू में यही अंतर होता है कि उसका जो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, उसका जो कैम्बियम बनता है वो द्वितीयक होता है ओरिजिन में, और वो दो जगह से बनता है बेसिकली, एक तो फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर की जो सेल्स होती है वो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक लहरदार रिंग के रूप में कैम्बियम बनाती है जो आगे जाकर वृत्ताकार हो जाता है, और एक रिंग जो होती है अब आगे जाकर फिर वापस जैसे ही डाइकोट स्टेम में हुआ था सेम वैसे ही होती है। तो इसमें हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी जो प्लांट्स में शुरू में ग्रोथ होती है जो शीर्षस्थ विभजोतक के कारण होती है वो प्राथमिक ग्रोथ कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। लेकिन बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो तने की मोटाई के लिए होती है, जड़ों की मोटाई के लिए होती है, वो पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम और कॉक कैम्बियम की सहायता से होती है। द्विबीजपत्री जड़ों में, स्टेम में और जिम्नोस्पर्म्स की जड़ों में और स्टेम में, यानी कि जड़ तने द्विबीजपत्री के, जड़ तने जिम्नोस्पर्म के, इनमें मुख्यतः द्वितीयक वृद्धि होती है, और एक बीजपत्री जड़ और तनों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। लेकिन कुछ प्लांट जैसे यक्का, ड्रोसेरा और एलो में द्वितीयक सेकेंडरी वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है जो एबनॉर्मल यानी कि असामान्य प्रकार की द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। द्विबीजपत्री तनों में जो द्वितीयक वृद्धि दो जगह होती है, स्टीलर भाग में, एक्स्ट्रा स्टीलर भाग में, जिसमें संवहन कैम्बियम के कारण होती है, इसमें कॉक कैम्बियम के कारण होती है। संवहन कैम्बियम के कारण जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच प्रेजेंट होती है उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं।
इसके आसपास की जो सेल्स होती है पैरेन्काइमा, वो अब विभाजन की क्षमता उत्पन्न कर लेती है। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे बोलते हैं इंटरफेसिकुलर यानी कि अंतरापूलीय कैम्बियम, और दोनों मिलाकर बनाती हैं एक रिंग जिसे हम बोलते हैं कैम्बियम छल्ला या कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम की सेल विभाजित होती है जिसमें 1 से 2 सेल बनती है, तो उसमें एक कैम्बियम सेल हो जाती है, एक जाइलम या फ्लोएम में रूपांतरित हो जाती है। अंदर की तरफ जाइलम रूपांतरित होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम, इसलिए अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है, क्योंकि कैम्बियम की जो क्रियाशीलता है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होती है, बाहर की तरफ कम होती है। जो 2 प्रकार की वुड बनती है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड जो बनती है वो स्प्रिंग में बनती है, चौड़ी वेसल्स वाली होती है, हल्का रंग होता है, हल्का घनत्व होता है उसका। जबकि जो ऑटम वुड बनती है, लेट वुड बनती है, वो ऑटम में बनती है, यानी कि सर्दियों के आसपास बनती है, और उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है, वो कम चौड़ी वेसल्स वाली होती है, उसे हम स्प्रिंग वुड ऑटम वुड बोलते हैं। स्प्रिंग वुड भी और ऑटम वुड भी दोनों एक रिंग के रूप में बनती है एकांतर क्रम में, और दोनों को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग यानी कि वार्षिक वाला बोलते हैं। अब जो कॉक कैम्बियम से जो एक्स्ट्रासेल्युलर भाग में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसका जो निर्माण होता है कॉक कैम्बियम का, वो बल्कुट से होता है। कैम्बियम की सेल जो है बाहर की तरफ डेड सुबेराइज्ड सेल बनाती है, सुबेरिन युक्त सेल बनाती है, जिसे हम कॉक बोलते हैं, और अंदर की तरफ द्वितीयक वृद्धि बनाती है जो लिविंग सेल होती हैं। और तीनों लेयर्स को कॉक कैम्बियम प्लस कॉर्क प्लस द्वितीयक बल्कुट को सामूहिक रूप से परिडर्म और परिचर्म बोलते हैं। कॉक कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बल्कुट तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है, इसके कारण वो सेल मृत होने लगती है, वो लेयर्स मृत होने लगती है। और क्रियाशील कैम्बियम के बाहर की सभी सेल्स छाल यानी कि बाल वर्ग बार्क बनाती हैं। कॉक कैम्बियम जब विभाजित हो रहा होता है, कुछ विशेष प्रकार की पैरेन्काइमा सेल्स बनाती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू जो होते हैं वो बाह्य एपिडर्मिस आदि पर प्रेशर डालते हैं, जिससे लेंस शेप्ड छिद्र बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। और वातरंध्र यानी कि लेंटिसेल्स जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में यानी कि गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं, अर्थात CO2 और ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने में सहायता करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।